Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ADR मैकेनिज्म्स के बारे में, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार हम ADR मैकेनिज्म किसे कहेंगे, ये चीज़ क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें कितने तरीके के टूल्स होते हैं। उसी के साथ साथ हम इसके जानेंगे प्रोज एज वेल एज लिमिटेशन। फिर हम देखेंगे कि जो लिमिटेशंस है उसको हम किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और अल्टीमेटली लास्ट के अंदर हम एक एक्ट के बारे में जानेंगे जो कि एक नया चेंज आया है 2021 के अंदर। तो प्लीज एंड तक वीडियो में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर एडीआर मैकेनिज्म, किसे कहते हैं एडीआर मैकेनिज्म की। तो इसकी एक वर्किंग डेफिनेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। ADR mechanisms are alternatives to the traditional process of dispute resolution। अच्छा, ट्रेडिशनल प्रोसेस, तो ट्रेडिशनल प्रोसेस क्या होती है? तो यहां हम लिख सकते हैं कोर्ट्स लिख सकते हैं। ट्रेडिशनल तो वही है जिसके थ्रू हम डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। इसी तरीके से जब हम क्या करते हैं कि जो पार्टीज होती है और उन पार्टीज को अंदर ले लेते हैं, उन पार्टीज को इंक्लूड कर लेते हैं और वो अपने डिस्प्यूट्स जो है वो आपस में सुलझा लेती है, तो उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो आई होप कि आपको ये जो डेफिनेशन है, ये वर्किंग डेफिनेशन समझ आई होगी और आपको एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि आखिरकार एडीआर मैकेनिज्म क्या है। तो अब हम जानते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला हम बात करते हैं एडजुकेटरी एडीआर मैकेनिज्म। एडजुकेटरी एडीआर मैकेनिज्म क्या होते हैं? सो द डिसीजन ऑफ द डिस्प्यूट शैल बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। मेरिट्स के ऊपर डिसाइड होगा और जो भी उन्होंने कह दिया है ना, जो भी सामने आ गया वो बाइंडिंग होगा, दैट विल बी बाइंडिंग, है ना। हमेशा इसको क्या रखेंगे? बाइंडिंग रखेंगे। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन कौन सा होगा? एडजुकेटरी एडीआर मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं नॉन एडजुकेटरी एडीआर मैकेनिज्म की। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं डिस्प्यूट शैल बी रिजॉल्व थ्रू कॉम्प्रोमाइज और कोऑपरेटिव रेजोल्यूशन। यहाँ पे हम बाइंडिंग एफर्ट्स नहीं देखते, हम कोशिश करते हैं कि जो भी डिस्प्यूट सामने आया है उसको रिजॉल्व किया जा सके। और इसके लिए दो मेथड जिसकी बात की जाती है, नेगोशिएशन एंड मीडिएशन। ये दो मेथड हम देख सकते हैं। तो एडजुकेटरी में बाइंडिंग होगा, नॉन एडजुकेटरी में बाइंडिंग नहीं होगा, रादर ये क्या होगा? कॉपरेशन के ऊपर, कॉम्प्रोमाइज के ऊपर, उन सारी चीजों के ऊपर ये बेस्ड होगा। चलिए अब जानते हैं कि टूल्स कौन कौन से हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टूल्स आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड मीडिएशन। ये तीन टूल्स के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे और जानेंगे इन तीनों टूल्स के अंदर डिफरेंस क्या है और किस तरीके का इनका यूज रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आर्बिट्रेशन के बारे में। सो आर्बिट्रेशन के अंदर एक थर्ड पार्टी होती है जो न्यूट्रल होती है, जहां ना उसका ए पार्टी से लेना देना है ना उसका बी पार्टी से लेना देना है, और वो क्या करता है? मेरिट्स के ऊपर केस को डिसाइड करता है कि आखिरकार ये किसको चीज मिलनी चाहिए, राइट। और ये बाइंडिंग इन नेचर होगा। जो भी आर्बिट्रेशन के अंदर जजमेंट आया, जो भी आर्बिट्रेशन के अंदर कहा गया, वो बाइंडिंग होगा, राइट। अब इसका बेस कहां से आता है, कहां से बेस बनता है इसका? तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। अभी इसी में हाल फिलहाल में अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट कब हुआ है? 2021 के अंदर। वो अमेंडमेंट क्या था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो अमेंडमेंट क्या था और उसमें क्या क्या चेंजेस आए। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज मीडिएशन। मीडिएशन किसे कहेंगे? जैसे कि नाम आपको खुद ही बता रहा है कि मीडिएशन मतलब कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करेगा। आपने भी बहुत बार अपने आम दिनचर्या के अंदर कहा होगा, तू ज्यादा मीडिएटर मत बन उसका। तो वही बेसिस यहाँ पे काम करता है। जब हम मीडिएटर की बात करते हैं तो इसका एम क्या होता है? कॉन्सेंशुअल सोल्यूशन बाय द डिस्प्यूटिंग पार्टीज। जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं वो खुद ही सोल्यूशन लेके आ रही हैं। दोनों का पहले क्या होगा? उसके अंदर कॉन्सेंसस होगा, दोनों अग्री करेंगे। जब दोनों अग्री कर जाते हैं और उसके बाद ही उसका सोल्यूशन आएगा। दूसरी चीज, थर्ड पार्टी जो असिस्ट करती है, यहां पे देखो साफ साफ लिखा है असिस्ट। जो भी वर्ड पॉलिटी के अंदर यूज किया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज किया जाता है, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। यहां सिर्फ असिस्टेंस होगी, वो किसी तरीके से कुछ फॉर्मुलेट करके नहीं देगा। उसका जो भी जजमेंट होगा, वो जो कुछ भी कहना चाहता है, वो किसी भी तरीके से जो है बाइंडिंग नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, मीडिएटर प्लेज अ पैसिव रोल। मीडिएटर का कोई भी एक्टिव रोल नहीं होता, बस हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों के बीच में जो इंटरप्रिटेशन में गैप आता है उसको फिल करता है।
दोनों की हेल्प करता है, दोनों की बात सुनता है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि दो बदमाश बच्चे अगर क्लास में बैठे हों तो टीचर का जो रोल रहता है कि दोनों को शांत करा के एक दूसरे से बात करवाना, बस वैसा ही कुछ रोल इनका रहता है। तो ये पैसिव रोल के अंदर रहते हैं, एक्टिव रोल के अंदर नहीं रहते। दो एक्ट हम ऐसे देख सकते हैं जहां पे मीडिएशन को जो है मैंडेटरी कर दिया, मतलब अगर आप प्रोसीडिंग में जा रहे हो तो प्रोसीडिंग में जाने से पहले मीडिएशन जो है वो आपको करवानी पड़ेगी। दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। ये दो एक्ट्स के अंदर जितने भी हम चीजें देख सकते हैं यहाँ स्पेसिफाइड है कि आपको पहले मीडिएशन के थ्रू जाना है, मीडिएशन के प्रोसेस के थ्रू। अगर नहीं हो रहा है कुछ सॉल्व, अगर अभी भी आपकी जो दिक्कतें हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इन दैट केस वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की तरफ आगे चलेंगे। अब बात आती है कॉन्सिलिएशन की। कॉन्सिलिएशन क्या कहता है? डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड थ्रू कंसेंट और वॉलंटरी एग्रीमेंट। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने यही चीज तो मीडिएशन में बताई। जी नहीं, मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन में थोड़ा डिफरेंस है जो आपको जानना जरूरी है। वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो मैं आपके सामने क्लियर करता हुआ आगे चलूंगा। वॉलंटरी, फ्लेक्सिबल, कॉन्फिडेंशियल एंड इंटरेस्ट बेस्ड प्रोसेस, बिल्कुल मीडिएशन की तरह मुझे लग रहा है, मेरी इच्छा है तो मैं उसके अंदर जा सकता हूं। कॉन्सिलिएशन के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही है। नो बाइंडिंग अवॉर्ड, ये जो भी जजमेंट देता है वो बाइंडिंग नहीं होगा। नाउ कॉन्सिलिएटर में गिव हिज और हर व्यूज एंड सजेशन टू द पार्टीज, वो फॉर्मुलेट करके प्रॉपर तरीके से वो अपने सजेशंस दे सकता है, अपने व्यूज दे सकता है, जो कि हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं मीडिएशन के अंदर मिसिंग था। वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्सिलिएटर जो है वो अपने व्यूज देगा, अपने ओपिनियंस देगा। आगे चलते हैं। वाइडर पावर देन मीडिएटर, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पास फॉर्मुलेटिंग पावर है, मीडिएटर के पास नहीं थी, तो कॉन्सिलिएटर के पास हमेशा ज्यादा पावर होगी। जब हम बात कर रहे हैं मीडिएटर से, तो उससे ज्यादा पावर इनके पास होगी। चलिए अब आगे चलते हैं और एडवांटेजेस जानते हैं कि आखिरकार ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले तो एडवांटेज में आप यही देख सकते हो कि आप जब हमारे जुडिशियल सिस्टम को देखते हो कितना ओवरबर्डन है, कितने केसेस वो एक साथ संभालेंगे। तो इन दैट केस वी वांट समथिंग विच इज लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि पैसे कम लगेंगे। आप देखिए जो भी कोर्ट के अंदर जाता है दोनों का नुकसान होता है, दोनों को कहीं ना कहीं पैसे वहां पे भरने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके के उनके पैसे लग रहे होते हैं, फीस लग रही होती है। दूसरी चीज लेस टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग कम है। कोर्ट जो है वो इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि कोई भी तरीके से अन्याय नहीं होना चाहिए, भले टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा लग जाए, पर अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब हम यहाँ बात करते हैं तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया उनका, तो वही इन चीजों के अंदर इंक्लूडेड रहता है। तीसरी, फ्री फ्रॉम टेक्निकलिटीज, ये टेक्निकलिटीज से फ्री है। जब आप कोर्ट के अंदर जाते हो वहां पे आपको प्रॉपरली फाइल करनी पड़ती हैं चीजें, आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, उसकी एक प्रोसीडिंग्स होती हैं जो आपको और मुझे शायद नहीं आती होगी, एक एडवोकेट ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है। तो इस पक्ष में हम ये कह सकते हैं कि जो एडीआर है वो फ्री है टेक्निकलिटी से, तो आपके जैसा और मेरे जैसा इंसान भी आराम से उससे क्या है तवज्जो रख सकता है और आराम से कनेक्ट कर सकता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टी आर फ्री टू डिस्कस देयर डिफरेंसेस, आराम से पार्टी एक दूसरे से बात कर सकती है। कई बार तो चीजें ऐसी होती हैं कि वो हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ इंटरप्रिटेशन या फिर मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से बिगड़ जाती हैं। तो यहाँ पे जब दोनों साथ में बैठेंगे, और कैसे केसेस आते हैं, दो भाइयों के बीच में केसेस आते हैं, भाई बहन के बीच में केसेस आते हैं, बाप बेटे के बीच में केसेस आते हैं, तो ऐसे हाँ पति पत्नी के बीच में केसेस आते हैं, तो ऐसे केसेस हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मोर और लेस सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप, जब कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में बहस होती है, झगड़ा होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, तो उस समय पे आपके रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं। बट जब आप एडीआर से इन चीजों को सॉल्व करते हो तो आपके रिलेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे, आगे भी चलेंगे। नेक्स्ट इज ग्रेटर कॉम्प्लायंस, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों मान रहे हैं कि हाँ मैं भी इस पे अग्री करता हूं, मैं भी इस पे अग्री करता हूं। कोर्ट में क्या होगा कि आप कितना भी बढ़िया जजमेंट दे दीजिए, एक पार्टी जो है वो अनसेटिस्फाइड रहेगी। तो इस पक्ष में यहां पे देखिए कि दोनों की तरफ से सेटिस्फेक्शन का लेवल बहुत ऊपर होगा और कॉम्प्लायंस बहुत बेहतर होगी। आगे चलते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है। तो सबसे पहले जब हम बात करें पुअर अवेयरनेस, अवेयरनेस नहीं है, मैं कहता हूं कि अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस इज लाइक धनिया, जहां जगह मिले थोड़ा थोड़ा डाल दो, क्योंकि हर एक चीज में इंडिया के अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस है। जितनी पॉलिसीज हैं, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज है, काम क्यों नहीं कर पा रही ढंग से, लैक ऑफ अवेयरनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज कि विश्वास नहीं कर पाते लोग विश्वास नहीं कर पाते कि जो मीडिएटर है क्या वो सही है, क्या जो मीडिएटर है वो बायस तो नहीं है। तो यहाँ पे लोगों के बीच में क्या है, थोड़ा सा विश्वास कम होता है। वॉलेंट्री प्रोसेस है, तो वॉलेंट्री प्रोसेस में सब लोग आएंगे ये कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लेम ऑफ अनसेटिस्फाइड पार्टी ऑन द आर्बिट्रेटर, कि यार यही इंसान बायस्ड है, इसने सही से काम नहीं किया, ये अगर सही से काम करता तो चीजें बेहतर हो जाती। नो अपील, आर्बिट्रेशन के अंदर अपील नहीं की जा सकती, ये चीज बताई गई है कि आर्बिट्रेशन के अंदर अपील नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दी ओरिजिनल एक्ट।
बट जो 2021 के अंदर चेंज आया उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड स्कोप कैसे, ये फैमिली मैटर्स, सिविल जो इसी के अंदर आ गया, और मनी रिलेटेड मैटर्स, इन्हीं चीजों के ऊपर जो है अपना जजमेंट दे सकता है। उसके अलावा बाकी की बात करें तो वहां पे इसका स्कोप लिमिटेड है। अब आगे चलते हैं और वे फॉरवर्ड की बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला तो आप देखोगे कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होंगे, ठीक है, तो ज्यादा चीजें बेहतर हो पाएंगी। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स किसके बीच में चाहिए आपको, लॉयर, ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट, तीसरा पार्टीज, और इंस्टीट्यूशनली भी इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, इसको और ज्यादा तवज्जो दो। ऐसा बोलो कि नहीं आप पहले इस प्रोसेस से होके आइए तब हम आगे की तरफ आपको देखेंगे, आगे की तरफ ये चीज जानेंगे कि क्या एक्चुअली में इशू है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपांडिंग द स्कोप, स्कोप जो लिमिटेड रखा है आपने मनी रिलेटेड और सिविल, उसको कॉमर्शियल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। कॉमर्शियल इश्यूज जो हैं वो इसके अंदर हम कंसीडर करना चालू कर देते, कॉमर्शियल इश्यूज को इसके अंदर इंक्लूड कर लेते तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। यस और नो, तो इसका जो स्कोप है उसको एक्सपांड कर देना है। तीसरा बिहेवियरल चेंज, पीपल, पीपल के साथ इशू क्या है, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट को कैसे दूर करेंगे, अवेयरनेस, और अवेयरनेस होगी तो क्या होगा, चेंज होगा। दैट इज एडीआर मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा लोग यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, चेंजेस करना है। पहले लोगों के बीच में जो लैक ऑफ ट्रस्ट है उसे अवेयरनेस से हटाना है और चेंज करना है। तो बिहेवियरल चेंज लाइए लोगों के अंदर, राइट। नेक्स्ट इज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों एस्पेक्ट में है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनली एज वेल एज फिजिकली, ठीक है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह सकते हो जो आपके सामने देख सकता है। तो इंस्टीट्यूशनली संस्था को इतना मजबूत कर दो कि लोग इस पर भरोसा ज्यादा करने लगे, इसको और ज्यादा एम्पावर करो, इसको और ज्यादा पावर्स दो। तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक बेस पूरा था हमारे सामने, जिसको हम देख सकते हैं कि आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन में क्या क्या चीजें होंगी, एडीआर मैकेनिज्म्स क्या क्या होते हैं। अब जिस अमेंडमेंट की बात कर रहा था, जिस एक्ट की बात कर रहा था, वो एक्ट का नाम है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 2021। इस एक्ट के बारे में बात करते हैं। पहली चीज तो पहले जो क्वालिफिकेशन दी गई थी, अब बोला गया है कि वो रेगुलेशंस के हिसाब से चेंज होगी, अलग अलग रेगुलेशन लेके आएंगी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, उसके हिसाब से होगी, ठीक है। पहले 10 साल का एक्सपीरियंस बताया गया था, या फिर आप इंडियन लीगल सर्विसेज के पार्ट हो, ठीक है, या फिर आपके पास एक चीज है कि आपके पास जनरल बढ़िया नॉलेज हो, तो ये पक्ष यहाँ पे ऐड किए गए थे। बट अब उसको हटा के बोल दिया गया कि क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड नॉर्म्स को हम जो है रेगुलेशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, bill on the arbitral award can be challenged if court is satisfied that there is fraud or corruption। फ्रॉड और करप्शन होगा तो कोर्ट उसको चैलेंज कर सकती है, मतलब अपील सुन सकती है। और ये लागू कब से होगा, तो 2015 से इसको लागू कर दिया गया था, मतलब इसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन था, राइट। अब इसमें भी कुछ लिमिटेशन बताई जा रही है कि आप फ्रॉड किसको बोलोगे और करप्शन किसको बोलोगे, ये तो बड़ा ही ओपन एंडेड हो गया, वेग हो गया। किस चीज को फ्रॉड और करप्शन बोला जाएगा वो स्पेसिफाई नहीं किया गया। दूसरी चीज, ये एक तरीके से गेट्स ओपन कर रहा है बहुत सारी पीआईएल्स के लिए, बहुत सारे हम बोल सकते हैं एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि जैसे ही ये ओपन होगा तो आप देख के चलिए, यहां से 6 साल का भी अगर हम मान के चलें तो क्या हुआ, बहुत सारे यहाँ पे वो आएंगी, एप्लीकेशंस आएंगी कि साहब हमारे साथ गलत हुआ। तो ये हम अमेंडमेंट देख सकते हैं जो उस एक्ट के अंदर हुआ। तो अब आज के समय पे ये फीचर ये है। तो आपके साथ मैंने पूरी चीजें शेयर करी कि हम किसे कहते हैं, क्या चीज होती है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स क्या हैं। अगर आपके मन में कोई भी तरीके का डाउट है, कोई भी इशू है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि जो लेक्चर मैंने आपके सामने डिलीवर किया है वो आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।